आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? 1979 में दिल्ली में हुआ है। जन्म भी कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो कि बिहार के पश्चिम और है उत्तर प्रदेश, तो वहां पर हुआ है। और इनकी मृत्यु 1987 में हुआ है। अब देखो, इन्होंने कई रचनाएं रखी। इनका बहुत सी रचनाएं हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखो, आलोक पर, ये भी पूछा गया है कई बार कि आलोक पर किनकी रचनाएं हैं। तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके द्वारा ही लिखा गया है। अशोक के फूल, फिर लिखा गया है कल्पलता, ये भी कई बार पूछा गया है। विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर, इस सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लेख पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और फिर लेख है सुर साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी पूछा गया है। अनाम दास का पोथा, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है। क्यों? क्योंकि यह उपन्यास है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनका लेख है अनाम दास का पोथा, वो उपन्यास है, ये चलते ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो पूछा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका, पत्रिका का संपादन, विश्व भारती, ये भी पत्रिका है। तो इनके लेख हैं कुछ। और देखो, आलोक पर क्योंकि मैंने बताया भी कि आलोक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके अलावा और भी पुरस्कार प्राप्त है इनको, पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि भारत सरकार द्वारा दिया गया है। और इनको और भी उपाधि प्राप्त है, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। अब चलिए बढ़ते हैं निबंध की ओर कि निबंध में क्या क्या है। निबंध में बताया गया है कि जब एक छोटी बच्ची अपने पापा से पूछती है कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो चलिए उसी को हम देखते हैं कि क्या होता है निबंध में, कैसे लेखक के सामने आता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और लेखक इस बात को कैसे अपनी छोटी बच्ची को बताते हैं, क्या क्या कहते हैं। चलिए हम निबंध में जानते हैं। देखो, तो हमने पढ़ा लेखक परिचय के बारे में कि लेखक जो थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनके लेखक कौन थे, तो नलिन बिलोचन शर्मा थे। अब देखते हैं कहानी के बारे में। तो कहानी में क्या होता है, चूंकि कहानी नहीं निबंध है, सॉरी निबंध है, क्या है? निबंध है। अब निबंध में होता है कि जो लेखक है उनको से उनकी छोटी लड़की, कौन सी लड़की? छोटी लड़की पूछता है कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो एक बार क्या होता है कि लेखक भी अचंभव में आ जाते कि हाँ, ये कैसा सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और लेखक भी सोच में चल जाते कि मैंने तो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि लेखक से यह सवाल किसने पूछा कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो किसने पूछा था? छोटी लड़की या छोटी बच्ची ने पूछा था। अब इसमें रिसर्च करने के बाद लेखक को पता चलता है, जब इसके बारे में लेखक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो पुराने समय था, तो उस समय में लोग क्या करते थे कि अपने नाखून जो थे, प्यारे प्यारे नाखून, उसको क्या करते थे कि सजाते थे बड़े बड़े करके, और इसको हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। जैसे कि जो वन मनुष्य थे, जो पहले जंगल में रहते थे, तो उसके पास पहले हथियार नहीं लोहा के हुआ करता था, तो अपने नाखून को क्या करते थे? हथियार के रूप में यूज करते थे। अब इससे क्या होता था कि लोग शिकार करते थे, भोजन करते थे, और भोजन अपने तरीके से किया करते थे नाखून से, क्योंकि उसके पास पहले हथियार नहीं हुआ करता था। उसमें जब लेखक बताते हैं कि उसी प्रकार जो इंद्र का वज्र है, आपने अगर कई मूवी में देखा होगा इंद्र के बारे में, तो इंद्र का जो वज्र होता है वो बना है एक मुनि से, जिसका नाम था दधीची मुनि। तो जो वज्र ले जाते हैं, जिनसे वर्षा कराते हैं, आपको शायद पता होगा,
जिनसे वो वर्षा कराते हैं, तो उस जो हड्डी बना है वो बना है दधीची मुनि के हड्डी से। तो इसमें पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो इंद्र का वज्र है वो किसके हड्डी से बना हुआ है, तो दधीची मुनि के हड्डी से बना हुआ है। देखो आप देख सकते हैं छोटी लड़की, इसने ही पूछा है अपने पिताजी से, लेखक से, कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अगर आप जानते होंगे तो पहले के जो थे आर्य, उसने क्या किया था, सबसे पहले लोहा का खोज किया था और उसी ने अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया था। तो ये पूछता है कि आर्य जो है लोहा के खोज कौन किए थे, तो आर्य किए थे, और यही आर्य आगे चलकर हिंदू कहलाए थे। और जो पहले के मनुष्य थे तो वो तो नाखून पर विश्वास करते थे। अब क्या होता है कि जो आज के मनुष्य है, नखधर मनुष्य यानी कि नाखून को धारण करने वाला मनुष्य, तो आज के मनुष्य है जो एटम बम पर भरोसा करते हैं, नहीं छोटे मोटे नाखून पर भरोसा, वो एटम बम पर भरोसा करते हैं। अगर कोई देश के बीच लड़ाई होता है तो क्या करते हैं वो लोग, आपस में धमकी देते हैं कि एटम बम फोड़ देंगे। तो ये भी पूछता है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज के मनुष्य है वो एटम बम यानी परमाणु बम पर, न्यूक्लियर बम पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और देखो जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भारतीय लोग नाखून को, जो ये नाखून है उसको सजाया करते थे अलग अलग प्रकार से, जैसे कि त्रिकोण आकार के दे दिया, तो चौकोन दे दिया, और उसपे क्या करते थे कि उस पर लगाते थे सिक्कत, और इसका अर्थ होता है मोम। सिक्कत लगाते थे ताकि चिकना हो सके और सुंदर दिख सके, और इस पर आलता भी लगाया करते थे, आलता लगाया करते थे। आलता मतलब आप लोग जानते हैं जो लाल होती है, महिलाओं लगाते हैं अलग अलग नाखून पर, उसी को आलता या न्यू पॉलिश कहा जाता है। तो आलता लगाते थे ताकि सुंदर दिख सके। तो कितने हजारों वर्ष पहले, तो 2000 वर्ष पहले कौन लोग, तो भारतीय लोग नाखून को जम के सवारा करते थे और उस पर सिक्कत यानी मोम लगाया करते थे। अब क्या होता है कि उसी क्रम में जब लेखक और भी अध्ययन करते हैं इसके बारे में, तो पता चलता है लेखक को कि जो गोंड देश है, एक देश है गोंड देश, वहां के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। तो ये भी पूछा गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, नख मतलब नाखून पसंद करते थे। तो गोंड देश के लोग नाखून को पसंद किया करते थे। और जो नाखून है उस सहजात वृत्ति यानी अनजान स्मृति, यानी कि जो पुराने याद है उसको ये बताता है कि जो हम पहले हुआ करते थे। जब जब नाखून मनुष्य देखता है तो उसको पता चलता है कि हम भी कभी मतलब कि पूर्वज के अथी रहे होंगे, कि हमारा भी जो नाखून है वो पूर्वज के याद दिलाता है। तो ये भी पूछा गया कि अनजान स्मृति का अर्थ क्या होता है, तो सहजात स्मृति होता है। और लेखक कहा करते हैं कि जो हर पुराने का मोह उस सबको वांछनीय ही लगता है, मतलब अजीब टाइप का लगता है। और मनुष्य का आदर्श, लेखक कहते हैं आगे कि मनुष्य का जो आदर्श है वो बंदरिया नहीं बन सकती है। तो ये भी पूछा गया है कि मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता है। ऑप्शन देता है जिसमें से आप बंदरिया को चुन सकते हैं कि जो बंदरिया है वो मनुष्य समाज का आदर्श नहीं बन सकता। और इसमें कई लेखक ने भी इसके बारे में कहा है, जैसे कि हमारा नाखून कई वर्षों से पुराना था, तो उसमें लेखक भी कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। जैसे कि होता है कि हर पुराने टीचर अच्छे नहीं होते और हर नए टीचर खराब भी नहीं होते। तो उसी प्रकार में कालिदास ने कहा। तो ये पूछा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किसका कथन है, तो यह कथन है कालिदास का कथन है। उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, यानी कि जिस प्रकार कहा कि मनुष्य आदर्श बंदरिया नहीं बन सकता है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, यानी मनुष्य की पहचान यही है कि मनुष्य की पहचान यही है कि यह मनुष्यता अपनी सबके सुख दुख को समझता है। मनुष्य अपने सबके सुख दुख को समझ सकता है कि कौन दुखी में है, कौन सुख है। तो अनुभूति सहानुभूति कर सकता है या देख सकता है। और जो नाखून का इतिहास है
एक लेखक है जिनका नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्से अगेन, पूरा नाम है इनका, शॉर्ट में लिख दिए हैं वात्से अगेन जी। अब क्या किया है कि नाखून के इतिहास के बारे में कामसूत्र एक किताब है उसमें लिखे हैं। तो ये भी पूछा है कि नाखून का इतिहास किस किताब में मिलता है या किस लेख में मिलता है, तो यह मिलता है कामसूत्र में मिलता है। और जो नाखून है, चूंकि नाखून को बार बार काट लिया जाता है इसलिए इसको कहते हैं, नाखून को निर्लज कहते हैं, बेहया कहते हैं, अपराधी कहते हैं, मतलब जितना भी अजीब अजीब नाम है निर्लज, मतलब तो नाखून को कहा गया। तो इसमें पूछता है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है निर्लज अपराधी। और जो नाखून है हमें पशुता यानी कि पुरानी चीजों की याद दिलाता है कि जंगली, कभी हम भी जंगल में रहा करते थे, इस पुरानी मनुष्य को याद दिलाता है। यही चलते मनुष्य इस नाखून को बार बार काटता है। तो आप इसमें से ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ेंगे, इसको अगर याद कर लेंगे तो आप, मैं विश्वास के साथ कर रहा हूं कि यह इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब चूंकि यह चौथा चैप्टर है, क्या है ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे आया। तो मैंने आपको बताया कि यह पूछा था कि किसने पूछा था, तो लेखक की छोटी बच्ची ने पूछा था कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या दिलाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य के नाखून है वो पुरानी यानी कि जब मनुष्य जंगल में रहता था उसका याद दिलाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में कहां तक देखना संगत था। तो जब मनुष्य जंगल में रहते थे तब उसको नाखून को हथियार के रूप में देखना वहीं तक संगत था। अब के लोग हथियार के यूज में परमाणु बम का यूज करता है, ना कि नाखून को बड़े बड़े बढ़ाकर। चौथा है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो मनुष्य नाखून को बार बार इसलिए काटता है क्योंकि मनुष्य अपने पासवी वृत्ति को भुलाना चाहता है, अपनी जो जंगली जीवन है उसको भुलाना चाहता है, इसलिए मनुष्य अपने नाखून को बार बार काटा करता है। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन बना सकते हैं।